हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम BNU यूनिवर्सिटी की से जो बिलोंग करती है हिंदी बुक गद्य शिखरण, जिसका पाठ है बड़े घर की बेटी, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बड़े घर की बेटी के लेखक का परिचय जान लेते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी का असली नाम था धनपत राय और उनका जन्म है 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास जो एक गांव है लम्ही में हुआ था। उनके पापा का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। उन्होंने सबसे पहले जो लिखने की शुरुआत की थी उर्दू में लिखते थे और नवाब राय नाम से लिखते थे। उनकी पहली हिंदी कहानी है बड़े घर की बेटी। इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं या रचनाएं हैं गबन, गोदान, करबला। इनकी जो मृत्यु हुई है 8 अक्टूबर 1938 को हुई है। तो चलिए अब हम पाठ की तरफ चलते हैं। पहले हम बेनी माधव का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं कि बेनी माधव जी कैसे थे। बेनी माधव गौरीपुर गांव के जमींदार थे और उनके पिता में अपने समय में जब वो जिंदा थे तो बड़े पैसे वाले थे, धन संपन्न थे और उनके पितामहों के द्वारा ही एक तालाब और मंदिर बनाया गया था। बट बेनी माधव के पास इतने पैसे नहीं है कि क्या कहते हैं वो उस तालाब की और मंदिर की मरम्मत करा सके, ठीक करा सके। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब उनके दरवाजे में जो एक हाथी हमेशा झूमता रहता था वो निशानी है पैसे की, बट उसकी जगह आज एक बूढ़ी भैंस ने ले ली है जो कि दुबली पतली है और कुछ नहीं, बट एक वो बहुत ज़्यादा दूध देती है। कैसे पता चलता है कि दूध देती है? कि एक आदमी हमेशा उसके पास हांडी लिए खड़ा रहता था। अब बेनी माधव की जो वार्षिक इनकम थी 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि उनके जितनी भी संपत्ति थी, जो भी पैसा था, सब वकीलों को वो दे चुके थे। उनके 2 बेटे थे, पहला तो श्रीकंठ है, दूसरा लाल बिहारी है। श्रीकंठ BA पास किया था और दफ्तर में नौकरी करता था और दुबला पतला था। वहीं जो छोटा लड़का या दूसरा लड़का जो है लाल बिहारी, अच्छा सजीला हट्टा कट्टा नौजवान था और सुबह उठते ही वो भैंस का 2 सेर दूध पी जाता था। 2 सेर का मतलब है 2 लीटर। श्रीकंठ अपने भाई से टोटली विपरीत था। कैसे विपरीत? वो एकदम दुबला पतला था। उन्होंने पढ़ाई में पूरा समय दिया, जिसके कारण से उनका चेहरा और आँखों में चश्मा लगना, चेहरा क्रांतिहीन होना, इस तरह से हो गया। बट उन्हें आयुर्वेदिक औषधियों पर बहुत अधिक विश्वास था, जिसके कारण वे उनके कमरे से हमेशा ये खरल की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। आगे चलते हैं। श्रीकंठ अंग्रेजी तो जानते थे, बट वो अंग्रेजी के हमेशा खिलाफ रहते थे। वो अंग्रेजी को प्यार नहीं करते थे। इसके कारण से श्रीकंठ का उनके घर में, उनके गांव में बहुत ज़्यादा मान और सम्मान था। उनके गांव में, गौरीपुर गांव में, जो कि रामलीला की शुरुआत हुई थी, वे उसी के जन्मदाता थे। और कहीं उनके गांव में कहीं कहीं पे भी किसी से भी लड़ाई झगड़ा होता था तो वो क्या कर देते थे, लोगों को समझा बुझा कर समझौता करा के जॉइंट फैमिली में या संयुक्त परिवार में रखते थे, जिसके कारण से जो गांव की बहुएं थी, बेटियां थी, ललनाएं थी, वो श्रीकंठ को अपना दुश्मन समझती थी। तो यहाँ तक कि उनकी पत्नी आनंदी भी जो थी, उनका भी यही मानना था कि क्या कहते हैं कि अगर घर में रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं तो इससे अच्छा है कि अपनी रोजी रोटी अलग बनाई जाए और हफ्ते में 1 बार 2 बार जो भी मन आए तो आपस में मिल लिया जाए। अब यहाँ पे आनंदी के परिवार के बारे में बताते हैं कि आनंदी बड़े घर की बेटी थी। उसके पापा का नाम था भूप सिंह। उनके यहाँ हर शान और शौकत की सभी चीज़ें मौजूद थी। वो आनंदी चौथे नंबर की लड़की थी। उनके यहाँ 7 बेटियाँ थी और उनके पापा ने पहली बेटी की जो शादी है बड़े ही उत्साह से की और मार्केट से 15 से 20 हज़ार रुपये का उन्होंने उधार भी ले लिया, कर्ज हो गया। तो उन्होंने जब उनके सिर पर कर्ज हो गया तो उन्होंने सोचा, अरे ये तो बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर हो गया। तो उन्होंने सोचा
कि क्या कहता है, मैं अब थोड़ी सी जो मेरी दूसरी बेटियां हैं उनकी शादी को सिकोड़ लूँगा, मतलब कम पैसे खर्चा करूँगा। बट आनंदी जो थी बहुत ही सुंदर थी, चौथी बेटी थी, और जो भी सुंदर बच्चे होते हैं उसे सभी भी प्यार करते हैं। तो भूप सिंह ये नहीं चाहते थे कि आनंदी अपने आप को बैड लक समझे, और ये भी नहीं चाहते थे कि मैंने दूसरी बेटियों की जो शादी है बहुत अच्छे से की है तो वो अपने आप को बैड लक समझे। तो इसलिए एक दिन नगर प्रचार के लिए श्रीकंठ उनके घर पे आए, और उनके व्यवहार से, मान सम्मान से श्रीकंठ की शादी आनंदी से हो जाती है। उनके पापा मतलब भूप सिंह इसके श्रीकंठ के व्यवहार से बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, और वो अपनी लड़की उसे दे देती हैं। अब आनंदी अपने घर में आती है, जो कि उसे जिस शान और शौकत की आदत रहती है वो सब इस घर में नहीं रहता। अगर मानकर चलिए तो ये जहाँ मतलब ससुराल में आई है तो पूरा का पूरा पक्का देहाती मकान था। घर में कहीं खिड़की भी नहीं थी, रोशनदान भी नहीं था, फर्श भी नहीं था। उसने सोचा था कि मैं जहाँ पे जा रही हूँ शादी करके वहाँ पे बाग होगा, इसलिए उसने अपने साथ रेशमी स्लीपर लाई थी। बट यहाँ तो बाग भी नहीं था, कोई भी सजावट की कोई सुंदर चीज़ भी नहीं थी। फिर भी आनंदी ने अपने आप को जिस तरह से लोग घर में रहते हैं, जैसा एडजस्ट करके चलते हैं, उसी के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया। उसने ऐसा अपने आप को बना लिया कि उसने शायद ही किसी शान और शौकत की चीज़ें देखी हो। अब एक दिन की बात है कि उसका देवर जो लाल बिहारी सिंह है 2 चिड़िया लेकर आया था, और आनंदी तो खाना पहले से ही बना चुकी थी। तो उसने सोची कि उसका देवर बोला कि भाभी ये मैं 2 चिड़िया लेकर आया हूँ, आप इसको बना दीजिए, मांस बना दीजिए। तो आनंदी अपने देवर की बात सुनकर खाना बनाने के लिए बैठी। जब खाना देने के लिए बैठी तो लाल बिहारी ने खाने बैठा तो उसने देखा कि दाल में घी ही नहीं है। तो आनंदी से पूछता है कि तुमने दाल में घी क्यों नहीं डाला है। तो आनंदी बोलती है कि घर में कुछ पाव भर घी था, सारा का सारा मैंने मांस में बनाने में डाल दिया। तो लाल बिहारी को बहुत बुरा लगा कि अरे, मतलब अभी कल ही घी आया था और इतना जल्दी समाप्त कर दी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो आनंदी बोलती है घर में केवल पाव केजी थी सो मैंने मांस में डाल दिया। तो लाल बिहारी को तो भूख लगी थी, और आनंदी की बात को वो क्या समझता है कि मेरे से जवाब लड़ाती, इसलिए वो बहुत गुस्सा हुआ और उसके मायके के बारे में बुरा भला कहने लगा। तो यहाँ पे क्या कहता कि मायके के बारे में कि जैसे तुम्हारे यहाँ घी की नदियाँ ही बहती हो। तो यहाँ पे जो प्रेमचंद जी है स्त्री के स्वभाव के बारे में बताते हैं कि स्त्रियों के ऊपर जितने भी जुल्म करोगे, उन्हें खुद पर्सनली कुछ भी गाली दोगे तो सहन कर लेंगी, मगर अगर उनके मायके के बारे में कुछ भी बोलोगे तो वो सहन नहीं कर सकती है। तो आनंदी ने भी पलट के जवाब दे दिया कि जितना घी मैं यहाँ पे देखती हूँ उतना मेरे घर में नाई का हार रोज ही खा जाते हैं, और पता भी नहीं चलता, हाथी मर भी जाता है तो 9 लाख का बिकता है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो लाल बिहार को बहुत गुस्सा आता है, और गुस्सा आने के साथ ही वो क्या करता है, थाली उठाकर पटक देता है, और क्या बोलता है कि जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसको भी देखूंगा और तुम्हें भी देखूंगा, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे जो लाल बिहारी है अनपढ़ था, अपनी पत्नी को कभी भी मार देता था, और वो उसकी पत्नी एक साधारण जमींदार की बेटी थी। तो उसने आनंदी को सोचा कि वो लड़कियां मार सब सह लेंगी, तो उसने भी अपनी खड़ाऊ मतलब लकड़ी की चप्पल होती है वो उठाकर फेंककर आनंदी की ओर मार दिया। आनंदी ने देखा कि मेरी तरफ खड़ाऊ आ रही है तो उसने अपने हाथों से रोक लिया। हाथों से रोकने के बाद वो क्या की, गुस्से से अपने कमरे में चली गई, और उसकी उंगली में चोट आई। अगर वो रोकती नहीं तो उसका सिर फट जाता। अब गुस्से से उसका मान, यहाँ पे लेखक फिर औरत के बारे में बताते हैं कि जो लड़कियों का मान और सम्मान होता पति के बल पर होता है, पति के घमंड से वो सब कुछ सह लेती हैं। तो उसका जो आनंदी के साथ ये बदसलूकी हुई थी वो खून का घूंट पीकर, क्योंकि उसके पति तो थे नहीं यहाँ पे, इसलिए वो खून का घूंट पीकर अपने कमरे में चली गई। अब श्रीकंठ कब आते हैं, शनिवार को आते हैं। तो आनंदी बहुत इंतजार कर रही थी कि पति आएगा और मैं अपने पति से सारी बातें कहूँगी।
सो जो ये लड़ाई झगड़े की घटना हुई थी बृहस्पतिवार को हुई थी, बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं। तो आनंदी 2 दिन तक अपने कमरे में ही बैठी रही, ना कुछ खाया और ना पिया, सिर्फ अपने पति की राह देखती रही कि कैसे भी आए और मैं अपने पति से बोलूं। वो समय भी आ गया, शनिवार को आया, और शनिवार को आने के बाद क्या होता है, उसके पति आए शाम को और वहाँ जो लोग थे उससे बैठे, बातचीत किए, 10 बज गया। और गांव के लोग भी जो होते हैं, कोई नया बाहर से आता है तो क्या समाचार है, क्या होता है, उसमें बड़ा ही मज़ा आता है। तो आनंदी को तो समझ में आ गया कि पति आ गए, बट उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था ये घंटे काटने। अब खाना का समय आया तो खाना खाते समय बेनी माधव, लाल बिहारी और श्रीकंठ खाने बैठे। सो यहाँ पे लाल बिहारी अपने भैया से बोलता है कि भैया भाभी को संभाल लो, थोड़ा सा मुंह संभाल के बात करेगी। तो श्रीकंठ को इस लाल बिहारी की बात को सपोर्ट करते हैं उनके पिताजी की, हाँ लड़कियों को और तो घर की बड़ी बेटियों को सिर में नहीं चढ़ाना चाहिए। तो श्रीकंठ बोलता आखिर क्या हुआ, तो लाल बिहारी बोलते कि वो अपने मायके के आगे हमको कुछ समझती नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे हम कुर्मी कुम्हार हों, ठीक है ना। तो श्रीकंठ फिर पूछता है कि आखिर बात क्या हुई। तब वो लाल बिहारी बताता है कि बात कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने खाना ही मांगा था और कुछ नहीं मांगा था, तो इसलिए वो कह के बैठ गई कि अपने मायके के बारे में बोलने लगी। अब श्रीकंठ खा पी कर कहाँ पे गए, अपनी पत्नी के पास गए। पत्नी भी बहुत गुस्से में थी। अब श्रीकंठ को आते देखकर आनंदी बोलती है, श्रीकंठ बोलते हैं आनंदी से कि तुमने आजकल घर में क्या उधम मचा के रखा है, उपद्रव मचा के रखा है। तो आनंदी को तो बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से से को बोलती है कि तुम ये तो बताओ कि तुमसे जो ये आग लगाई है वो मुझे बताए, मैं उसके बाल झुलस दूंगी, ठीक है ना, मुंह झुलस दूंगी। तो श्रीकंठ को लगता कि अरे ये भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे श्रीकंठ फिर अपनी पत्नी को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए बोलते हैं कि आखिर बात क्या हुई है, क्या हुआ है, मुझे तो पता नहीं है। तब आनंदी पूरी कहानी बता देती है कि तुम्हारे भाई ने 2 चिड़िया पकड़ कर लाया था और मैंने खाना ऑलरेडी बना चुकी थी, तो उसने मुझे मांस बनाने के लिए बोला, मैंने मांस बनाने के लिए बैठ गई। घर में कुल 1/4 kg घी था, सारा का सारा मैंने मांस में डाल दिया। तो तुम्हारे भाई ने बोला कि दाल में घी क्यों नहीं है, तो मैंने बोला कि मैंने सारा मांस में डाल दिया है। तो उसके के बाद तुम्हारा भाई अधर्मी जो है, जिसको कि चपरासी गिरी की सहूर नहीं है, उसने मेरे मायके के बारे में बुरा भला कहा और मुझे क्या हुआ कि ये चप्पल फेंक कर मारी हो। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं कहा है। अगर इसके आगे कुछ बोली हूँ तो तुम अपने भाई से पूछ लो। सो यहाँ पे जब अपनी पत्नी की बात सुनता है तो श्रीकंठ की आंखें जो है लाल हो जाती, आंखें लाल होने का मतलब गुस्से से लाल हो जाती है, और वो बोलता कि अरे इस छोरे का, इस लड़के का यहाँ तक हिम्मत हो गई कि वो औरतें के ऊपर क्या हाथ उठाए। अब यहाँ पे जो स्त्रियों का हैबिट होती है या व्यवहार होता है कि वो उनकी आंखों में आंसू बने रहते, इसलिए वो आनंदी भी है स्वभाव के अनुसार से रोने लगी। बट श्रीकंठ जो बड़े धैर्यवान थे और शांत पुरुष थे, उनको बहुत गुस्सा आया और सारी रात वो करवट बदलते रहे। और जैसे ही सुबह हुई तो अपने पापा के पास गए और पापा से बोले कि भाई अब मैं इस घर में मेरा निवास नहीं हो सकेगा। तो उसके पापा जो है बेनी माधव बहुत चौंक गए कि अरे आखिर बात क्या हुई, तुम ऐसा क्यों बोलते हो, ठीक है ना। तब यहाँ पे श्रीकंठ बोलते हैं कि आपके घर में अन्याय होता, अधर्म होता है, मैं भी भगवान के पास, मेरा भी मान और सम्मान है, मैं भी भगवान के पास जाऊंगा तो क्या होगा कि मैं मुंह दिखाऊंगा, मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ, मेरे पीछे कोई भी मुझे मारे पीटे तो ये कैसे सहन कर सकता हूँ। अगर कोई मैं एक कहता हूँ तो कोई 2 कर ले, बट मेरे ऊपर जूते कूड़े बरसाएंगे तो ये मैं कदापि सहन नहीं करूँगा। तो यहाँ पे ठाकुर साहब को भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया, और गुस्सा आने के साथ उन्होंने बोले कि तुम इसलिए बोलते हो कि तुम बुद्धिमान लोग जो हैं औरतों की बात पर क्या नहीं करते, ध्यान नहीं देते हैं, तुम्हारा ही भाई है, ठीक है ना, और औरतों को ज़्यादा सिर चढ़ाना नहीं है। अगर तुम्हारा भाई कुछ गलती किया है तो उसे माफ़ कर दो। तो यहाँ पे
श्रीकंठ क्या बोलते कि मैं उसे अपना भाई नहीं समझता। को जो भी पशुवत व्यवहार करता है, जानवरों जैसा व्यवहार करता है, उसके प्रति मैं उसे अपना भाई नहीं समझता हूँ। अब श्रीकंठ ने इतना बोला तो बाहर से लाल बिहारी भी पीछे दरवाजे से सुन रहे थे। तो बेनी माधव बोलते हैं कि तुम अपनी पत्नी के कारण या एक लड़की के कारण तुम नहीं समझते। तब श्रीकंठ बोलते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका क्रूरता, जो उसने क्रूरपन किया है, और उसकी बुद्धि नहीं है, उसके कारण मैं उसे अपना भाई नहीं समझता हूँ। तो अब यहाँ पे थोड़ी देर तक तो दोनों चुप रहे। अब ठाकुर साहब क्या होते हैं कि बड़े एक्सपीरियंस और अनुभवी पर्सन होते हैं। वो लड़के के गुस्से का मतलब है श्रीकंठ के गुस्से को शांत करना चाहते थे, बट श्रीकंठ तो मतलब वो समझ नहीं पाया कि पिताजी मेरी किस बात के लिए ऐसा बोलते हैं। तो उनके घर में अभी तक मतलब बेनी माधव जी ये नहीं चाहते थे कि घर की बात बाहर पता चले। अब लोगों को पता चल गया कि अरे बेनी माधव के घर में तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बेटा जो है बाप से लड़ रहा है। तो कोई किसी चीज़ के बहाने के लिए, चिलम भरने के बहाने, कोई हुक्का पीने के बहाने, तो कोई रसीद देखने के बहाने इस तरह से उनके घर में आने लगा। जब गांव में ये थोड़ी सी बात फैल गई तो गांव की जो बहुएं थी उनको बड़ा मज़ा आया। क्यों मज़ा आया कि श्रीकंठ अपनी पत्नी के पीछे क्या किया, अपने पापा से, अपने बाप से लड़ लिया। अब यहाँ पे आगे क्या होता है, तो ठाकुर साहब ने मन में ठान लिया था, ठाकुर साहब मतलब बेनी माधव ने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाओ मैं घर की बात को बाहर तक जाने नहीं दूंगा। अब यहाँ पे जो श्रीकंठ है कहाँ पे काम करते थे, इलाहाबाद में काम करते थे, और वो ठाकुर साहब की बातों को नहीं समझ पाया। तो ठाकुर अपने पापा से बोलते हैं, बेनी माधव से बोलते कि यदि आपको आपका दूसरा लड़का लाल बिहारी बहुत ज़्यादा प्यारा है तो आप उसे ही घर में रह लो, मैं अपना गुजारा कहीं और कर लूँगा। तब यहाँ पे बेनी माधव फिर अब समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा तुम बुद्धिमान हो और लोग ऐसे बोलते रहते हैं, तुम उनकी बातों को ना ध्यान दो। हाँ, वो तुम्हारा भाई, अगर कुछ गलती हुई है तो माफ़ कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा है उसे क्या कर दो, दो चांटे लगा दो। तो यहाँ पे जो है श्रीकंठ वो बोलता कि नहीं, मैं उसे अब कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा अंतिम निर्णय है कि यदि वो रहेगा या मैं रहूँगा। तो लाल बिहारी ये सब बातें सुन लेता है, उसको बहुत बुरा लगता है। वो भाई का बहुत मान और सम्मान करता था, इवन उतने अपने पापा का मान और सम्मान नहीं करता था। भाई के सामने कभी मतलब कुर्सी खाट में भी नहीं बैठता था, हमेशा खड़ा रहता था। जब भी उसके भाई कहीं बाहर से आते थे तो उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते थे। और उसके पास जो मुकद्दर की जोड़ी थी, जो कि उन्होंने कब बनवाई थी, जब वो कुश्ती हो रही थी तो अपने से डेढ़े व्यक्ति को उन्होंने अखाड़े में हरा दिया था, जिससे प्रसन्न होकर उसके भाई ने गले भी लगाया था और 5 रुपए के पैसे भी लुटाए थे। तो लाल बिहारी को ये सब सोचकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता। लाल बिहारी ने सोचा भी नहीं था कि क्या कहता है भैया इतने निर्दयी हो जाएंगे, भैया मतलब श्रीकंठ इतने निर्दयी होंगे। उसको ये ज़रूर है, अपने आप में गिल्टी फील हो रही थी, पछता रहा था कि अगर भैया उसको कि मैंने भाभी के साथ जो किया हूँ वो गलत है, और भैया आएंगे तो मुझे प्यार से समझाएंगे तो गलती रियलाइज़ कर लेगा, इवन 2 चांटे भी लगा देंगे तो भी नहीं है। बट उन्होंने जो जैसा लाल बिहारी ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसके कारण से लाल बिहारी को बहुत ज़्यादा दुख लगा। अब उसके बाद उन्होंने अपना सामान उठाया और भाभी से जाकर बोलने लगे कि भाभी मैं जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। तो भाभी क्या बोलती है कि तुम कहाँ जाओगे, तो बोलता जहाँ पे मेरा कोई मुंह नहीं देखेगा। और वो कपड़े निकल कर भाभी उसकी आनंदी बहुत ज़्यादा रोकना चाहती है, फिर भी वो रुकता नहीं है। तो अब अपने पति को समझाते हुए कहती कि तुम्हारा भाई जा रहा, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए तुम क्या करो कि उसे रोक लो। बट वो नहीं मानता। तब वो भाई बोलता कि भाभी बोलती मैं तुम्हारे को माफ़ कर चुकी, तुम ऐसा मत बोलो, ठीक है ना, मेरे मन में कोई गिला नहीं। तब लाल बिहारी बोलता कि जब तक भैया नहीं बोलेंगे तब तक नहीं मानूंगा। तो ऐसी बात सुनकर ही श्रीकंठ जो है अपने भाई को गले लगा लेता। इस प्रकार से आनंदी जो होती है बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। तो उसी समय बेनी माधव जी आते हैं और बोलते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं।